नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा रस निष्पत्ति और ध्वनि सिद्धांत। और इसके साथ पढ़ेंगे हम साधारणीकरण का सिद्धांत भी। यानी आज की कक्षा में हम रस निष्पत्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और साधारणीकरण का जो सिद्धांत है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों, ये हमारी क्लास आपके लिए एक फास्ट रिवीजन का कार्य करेगी। तो शुरू करें आज की क्लास का पहला प्रश्न। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति के संबंध में प्रचलित मत कहलाता है कि अभिनव गुप्त का जो रस निष्पत्ति के संबंध में प्रचलित मत है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा अभिव्यक्तिवाद, यानी अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह सिद्धांत शैव दर्शन पर आधारित है। तो आपसे अभिव्यक्तिवाद यानी सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। तो शैव दर्शन पर। अगला प्रश्न, वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ का। और मित्रों, ये प्रश्न हर हिंदी साहित्य से यानी हिंदी के जितने भी पेपर हुए उनमें सब में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भट्ट नायक किस रस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। कि भट्ट नायक का संबंध किस सिद्धांत से है। तो इसका सही उत्तर होगा भुक्तिवाद, यानी भट्ट नायक भुक्तिवाद। अगला प्रश्न, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही उक्त रस सूत्र किस आचार्य का है। कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही उक्त रस सूत्र किस आचार्य का है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य भरतमुनि का। अगला प्रश्न, किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। कि किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य भट्टनायक को। और मित्रों, भट्टनायक का संबंध भुक्तिवाद के सिद्धांत से है। अगला प्रश्न, किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है। कि किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य शंकुक। और आचार्य शंकुक के अगर सिद्धांत की बात करें तो इनका सिद्धांत अनुमितिवाद है। यानी एक तरफ आपको आज इन सिद्धांतों के नाम दिए रहेंगे, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक आचार्य। तो ये मिलान वाला प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आचार्य शंकुक का जो सिद्धांत है, रस संबंधी जो सिद्धांत है, उसका नाम है अनुमितिवाद। अगला प्रश्न, साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावाकत्व का परिणाम है। यह कथन किस आचार्य का है। कि साधारणीकरण विभावादि का होता है, यह भावकत्व का परिणाम है। यह कथन किस आचार्य का है। तो इसका सही उत्तर होगा भट्टनायक का। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह जो सिद्धांत है, भावकत्व का जो सिद्धांत इन्होंने दिया, तो ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। भट्टनायक का संबंध सांख्य दर्शन से है। अगला प्रश्न, आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले विद्वान कौन हैं। यानी कईयों ने रस का साधारणीकरण किया तो किन्होंने आलंबन का, किन्होंने आश्रय का। तो आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले विद्वान कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र ने किसका साधारणीकरण माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने किसका साधारणीकरण माना है। तो इसका सही उत्तर होगा कवि की भावना का। अगला प्रश्न, भावक या पाठक का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन हैं। यानी भावक या पाठक का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन हैं। तो इसका सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास है। और मित्रों, याद रखिएगा कि साधारणीकरण के अंतर्गत मधुमती की भूमिका, यानी ये वाला शब्द आप याद रखिएगा कि साधारणीकरण के अंतर्गत मधुमती की भूमिका की चर्चा किसने की है। तो श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न,
सर्वप्रथम रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? सर्वप्रथम रस सूत्र की व्याख्या करने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भट्ट लोलट। और मित्रों याद रखिएगा कि भट्ट लोलट का संबंध उत्पत्तिवाद से है। अगला प्रश्न, रस सूत्र में रज्जु सर्प की व्याख्या किसकी है? यानी रस सूत्र में रज्जु सर्प की व्याख्या किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुमितिवाद से। और अनुमितिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न, आचार्य शंकुक की रस व्याख्या पर किस दर्शन का प्रभाव है? आचार्य शंकुक की रस व्याख्या पर किस दर्शन का प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर होगा न्याय दर्शन का। अगला प्रश्न, किस व्याख्या के अंतर्गत सामाजिक अपने संस्कारों के अनुरूप कथानक का एक पात्र बन जाता है? मित्रों ये किसी न होकर के किस है? तो किस व्याख्या के अंतर्गत सामाजिक अपने संस्कारों के अनुरूप कथानक का एक पात्र बन जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भुक्तिवाद का। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, प्रमुख रस सूत्र एवं उनके व्याख्याकार। यानी जो रस से संबंधित जिन्होंने व्याख्या की और उससे संबंधित उन्होंने जो सूत्र दिया या उन्होंने जो सिद्धांत दिया, तो प्रमुख सिद्धांत और उनके व्याख्याकार। तो सबसे पहले बात करें भट्ट लोलट की, तो भट्ट लोलट ने कौन सा सिद्धांत दिया? उत्पत्तिवाद। और मित्रों ये गम्य गमक से संबंधित है। अगला सिद्धांतवादक या प्रवर्तक आचार्य शंकुक। आचार्य शंकुक का संबंध है अनुमितिवाद से। और आचार्य शंकुक ने अनुमितिवाद में जो सिद्धांत दिया वो है चित्र तुरंग न्याय का। अगला भट्ट नायक। और भट्ट नायक का संबंध भुक्तिवाद से है और उन्होंने भोजकत्व व्यापार को इससे संबंधित माना है। अगले सिद्धांत के प्रवर्तक है अभिनव गुप्त। और अभिनव गुप्त के जो सिद्धांत है तो वह है अभिव्यक्तिवाद। यानी भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, आचार्य शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। और अभिव्यक्तिवाद का संबंध व्यंजना व्यापार से है। अब बात करें अगले प्रश्न की, जल के प्रभाव से मिट्टी में महक आना। यानी जल के प्रभाव से मिट्टी में महक आना किस रस सूत्र की व्याख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिव्यक्तिवाद की। अगला प्रश्न, साधारणीकरण में किस गुण की उत्पत्ति होती है? साधारणीकरण में किस गुण की उत्पत्ति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्व गुण की। अगला प्रश्न, रस सूत्र के प्रदेता कौन है? कि रस का जो सूत्र है ये इसको देने वाले कौन हैं? यानी रस का जो सूत्र है या रस सूत्र को देने वाले कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि। और मित्रों साधारणीकरण का जो सूत्र है यानी साधारणीकरण के प्रदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भट्टनायक। रस सूत्र को देने वाले भरत मुनि और साधारणीकरण को देने वाले भट्टनायक। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, साधारणीकरण वास्तव में कवि कल्पित समस्त व्यापारों का होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं। उक्त कथन के लेखक कौन है? कि साधारणीकरण वास्तव में कवि कल्पित समस्त व्यापारों का होता है, केवल किसी पात्र विशेष का नहीं। उक्त कथन के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना ही साधारणीकरण है। कि आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना ही साधारणीकरण है। उक्त विचार के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले आचार्य कौन हैं? कि रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर कहने वाले आचार्य कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भट्टनायक। अगला प्रश्न, रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध मानने वाले व्याख्याकार हैं। कि रस सूत्र में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध मानने वाले व्याख्याकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न,
ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आनंदवर्धन। और मित्रों, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक जो आनंदवर्धन है, इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक। तो रचना का नाम भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ध्वन्यालोक की टीका। ध्वन्यालोक लोचन के रचनाकार कौन है? कि आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक पर टीका लिखी गई, जिसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन। के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादन में किस शब्द शक्ति का प्रमुख स्थान है? कि ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादन में किस शब्द शक्ति का प्रमुख स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यंजना शब्द शक्ति का। अगला प्रश्न, ध्वनि के त्रिविध प्रकार कौन कौन से हैं? ध्वनि के त्रिविध प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु, अलंकार और रस। यानी वस्तु, अलंकार और रस, ये ध्वनि सिद्धांत के 3 प्रकार माने गए हैं। अगला प्रश्न, उत्तम काव्य को ही ध्वनि काव्य किसने कहा है? उत्तम काव्य को ही ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य मम्मट ने। अगला प्रश्न, शब्द के बोध तक पहुंचने के लिए शब्द में विद्यमान व्यापार को कहते हैं? कि शब्द के बोध तक पहुंचने के लिए शब्द में विद्यमान जो व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वृत्ति। अगला प्रश्न, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पंक्ति किसकी है? कि अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा कवि देव की। और मित्रों, ये नीचे वाली यानी जो इन्होंने जो श्लोक लिखा था उसकी ये नीचे वाली पंक्ति है। यानी उन्होंने पूरा श्लोक न देकर के कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। तो आपसे ऊपर वाली नीचे वाली दोनों में से कोई भी पंक्ति देकर के पूछा जा सकता है कि इसके प्रवर्तक या इसके लेखक कौन है, इस पंक्ति को लिखने वाले कौन है। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्य काव्य और गुणीभीत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तोत्तमा काव्य कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य मम्मट ने। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।